नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ा। दोपहर बाद इसके बिहार पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस से निदान के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के उत्पादन के वास्ते 5 और कंपनियों को लाइसेंस जारी किए। भारत में अब तक 20 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% से अधिक हुई। कल 2,83,000 रोगी स्वस्थ हुए। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक कल नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार निजता के अधिकार को मान्यता और सम्मान देती है। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू आज आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। और दुबई में चल रही एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से उसे पदक मिलना निश्चित। दोपहर समाचार में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान यास झारखंड के पठारी इलाके छोटा नागपुर पहुंचकर कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस समय ये धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और बाद में कमजोर होकर हवा के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। तूफान के असर से राज्य के अधिकतर 21 जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सरायकेला खरसावां जिले में खरखाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, जिससे सरायकेला खरसावां जिले का राजनगर प्रखंड शेष जिले से पूरी तरह कट चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन लगातार नदी के तट के किनारे रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन के आश्रय शिविर में तुरंत स्थानांतरित करने के लिए घोषणा कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी आश्रय गृहों में स्थानांतरित लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। चक्रवात यास कल देर रात झारखंड में प्रवेश कर गया था। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन, नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित जिलों में कई जगहों पर बिजली गुल होने, सड़क जाम हटाने और जल जमाव को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों की ओर बढ़ने के साथ गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। चक्रवाती तूफान यास के दोपहर बाद बिहार पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार समूचे राज्य में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवा के झोंके भी जारी हैं। चक्रवाती तूफान के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों में कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल जाने का अनुमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तूफान के कारण चुनौतियों की आशंका को देखते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान आज शाम 5:30 बजे तक पटना पहुंच सकता है। इसका प्रभाव बिहार के कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, पटना, भोजपुर, बक्सर और वैशाली जिलों में देखा जा सकता है। राज्य में कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों से दूर रहने को कहा गया है ताकि बिजली गिरने की घटनाओं की चपेट में न आए। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि राज्य में 29 मई तक अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी जिलों में देखने को मिल सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण मध्य पूर्व रेलवे ने 15 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है।
यास तूफान से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। तूफान के इस क्षेत्र से कल गुजरने के बाद ही 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा हुई। समुद्र में ऊंची लहरें उठी और करीब 70 किलोमीटर क्षेत्र में नदी तटबंधों को नुकसान पहुंचा। 51 तटबंध टूट गए हैं। करीब 20,000 कच्चे मकान ढह गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की आपदा प्रबंधन टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों में लगी हैं। 15 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार म्यूकोरमाइकोसिस यानी फंगस से निपटने के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस किसी देश में ये उपलब्ध है इसे मंगवाया जाए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दुनिया भर में भारतीय दूतावास इस औषधि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 1,21,000 से अधिक शीशियां भारत पहुंच चुकी हैं। 85,000 और शीशियां भी आने वाली हैं। कंपनी भारत को इसकी 10 लाख डोज दे सकती है। जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 महामारी के दौरान फंगस संक्रमण के नियंत्रण के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की पहल के बाद जेनेटिक लाइफ साइंसेज द्वारा बनाए जा रहे इस टीके की कीमत 1,200 रुपए होगी। कंपनी प्रतिदिन 20,000 इंजेक्शन का उत्पादन करेगी। देश की अग्रणी दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला हेल्थकेयर ने कोविड संक्रमण को बेअसर करने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के नैदानिक परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मांगी है। दवा निर्माता कंपनी ने कोविड के हल्के लक्षणों के उपचार के लिए जैविक चिकित्सा JRC-3308 की घोषणा की है। ये एंटी सार्स-CoV-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल है। कैडिला दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शर्विल पटेल ने कहा है कि इस समय कोविड से निपटने के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार तलाशने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा, रोग के बढ़ने के विभिन्न पहलुओं और विकल्पों पर गौर करना महत्वपूर्ण है जो रोगी की पीड़ा और परेशानी को कम कर सकते हैं। श्री पटेल का मानना है कि JRC-3308 में सुरक्षित उपचार प्रदान करने की क्षमता है। देश में अब तक लगभग 20 करोड़ 27 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 18,85,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि भारत 20 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत ने इस वर्ष 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर कोविड टीके और उसके आयात को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत सरकार टीके के आयात के लिए पिछले वर्ष के मध्य से ही पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार बातचीत का ही परिणाम है रूस का स्पुतनिक टीका भारत पहुंचा। श्री पात्रा ने कहा कि रूसी टीके का भारत में उत्पादन डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के पास अपना लाइसेंस है और केंद्र ने इस लाइसेंस को 3 कंपनियों के साथ साझा करने का फैसला किया है ताकि कोवैक्सीन टीके का उत्पादन बढ़ाया जा सके। श्री पात्रा ने कहा कि भारत बायोटेक वर्तमान में 1 करोड़ टीका प्रतिमाह बना रही है जो अक्टूबर तक 10 करोड़ प्रतिमाह पहुंच जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार कोविड सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुछ और कंपनियों को उदार आर्थिक सहायता दे रही है। श्री पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहकर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि सरकार बच्चों के लिए टीके नहीं दे रही है। ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है। ये भ्रामक है। ये कहीं न कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है, इसमें इस प्रकार का होड़ नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए। श्री पात्रा ने कहा कि टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और विश्व में कहीं भी बच्चों को टीका अभी नहीं लगाया जा रहा है। श्री पात्रा ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली को 45 लाख से अधिक टीके मुफ्त में उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 8 लाख टीकों की खरीद सीधे कंपनियों से की है। श्री पात्रा ने कहा कि निजी अस्पतालों ने अपने स्तर पर दिल्ली सरकार की खरीद से अधिक 9 लाख टीके खरीदे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि दिल्ली में अब तक 52 लाख लोगों को टीका लगाया गया है जिसमें से दिल्ली सरकार ने मात्र 13% लोगों का टीकाकरण अपने स्तर पर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 करोड़ 84 लाख से अधिक
कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि 22 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 20 करोड़ 17 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिन में 11 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वाले रोगियों की संख्या में गिरावट का सिलसिला जारी है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 90% से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल 2,83,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक कुल 2 करोड़ 46 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की दर कुल संक्रमित मामलों का 8.84% रह गई है। वर्तमान में 24,19,000 से अधिक उपचाराधीन रोगी हैं। कल एक दिन में 2,11,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 3,847 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मृतक संख्या 3,15,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 21,57,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 33 करोड़ 69 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में कमी आ रही है। राज्य में पिछले 3 दिनों से 25,000 से कम मामले दर्ज किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 22,122 मामले और मंगलवार को 24,136 मामले दर्ज किए गए। बहरहाल राज्य में मृत्यु दर की औसत 1.62% है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कल 453 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। दूसरी ओर उसी दिन 23,065 रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 52,41,833 तक पहुंच गई है। राज्य में रिकवरी रेट 92.76% है। वर्तमान राज्य में 3,15,042 सक्रिय मामले हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुशासन और डिजिटल भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अत्यधिक समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी सहित देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से डीआरडीओ ने आवश्यक औषधि 2DG का भी उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि कई राज्यों से उन्हें 2DG की मांग की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि आज इस दवा के 10,000 सैशे बाजार में आ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सेहत ओपीडी पोर्टल के माध्यम से थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवारत रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। इससे 4 करोड़ लोग और रक्षाकर्मियों के परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे प्रतीक्षा किए बिना ही परामर्श कर सकते हैं। पिछले 1 महीने में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर 5 लाख लोग टेली परामर्श ले चुके हैं। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू आज एक वर्चुअल आयोजन में आयुष नैदानिक रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा वर्जन जारी कर रहे हैं।
रिपोजिटरी पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम लोगों दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों के नैदानिक चिकित्सा अनुभव संकलित करना है। इससे आयुष पद्धति की सभी धाराओं के लिए ठोस वैज्ञानिक आधार भी विकसित होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे तूफान यास के बाद रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू कर रहा है ताकि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में सर्वाधिक 1195 टन ऑक्सीजन की रिकॉर्ड आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान यास के बाद उभरी चुनौतियों के बावजूद पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से नेल्लोर के लिए रवाना हो गई है। प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला संयंत्र आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर जिला अस्पताल में चालू हो गया है। देश में अपनी तरह का ये पहला संयंत्र 7 दिन से भी कम समय में 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस संयंत्र के लिए मशीनरी और कल पुर्जे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उपलब्ध कराए हैं। इसे स्थापित करने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये अधिनियम राज्य में अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रेल, हवाई यातायात, डाक और तार विभाग सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस अधिनियम के तहत सरकारी विभागों, निगमों और विकास प्राधिकरण में भी हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को सरकार ने 6 महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा लागू किया था। सरकार द्वारा 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक हित में सरकार इसे जरूरी और अत्यावश्यक मानती है। राज्य में हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के चलते बड़ी संख्या में लोग संक्रमण के शिकार हुए थे और तीसरी लहर के आने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। इस निर्णय को ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिजली मंत्रालय के तहत देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने महामारी के दौरान न केवल देश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की, बल्कि देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं। एनटीपीसी ने 600 से अधिक ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तर और 1200 आइसोलेशन बिस्तरों की व्यवस्था की है। चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए निगम राज्यों और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के ईएनटी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कल आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की कोरोना जागरूकता श्रृंखला में कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस कम प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है। ये बीमारी तभी पकड़ती है जब इंसान की अपनी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये इन्फेक्शन आपको कभी नहीं पकड़ेगा जब तक कि आपकी अपनी आत्मरक्षण की क्षमता कम ना पड़ जाए। और आज आत्मरक्षण की क्षमता कोविड से कम हो रही है। कुछ ये हो रही है कि जो लोग डायबिटीज के मरीज थे उनका कोविड से कई बार संतुलन बिगड़ जाता है या वैसे भी कई बार संतुलन बिगड़ा हुआ है। और तीसरा जो है दवाइयां कई बार जो कोविड की होती है उनसे भी थोड़ा ये कम हो जाती है इम्यूनिटी। और इनके साथ जो है कुछ इम्यूनिटी ऐसी गिर रही है कि ये इन्फेक्शन तेजी से पकड़ रहा है। डॉक्टर ठक्कर ने यह भी कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए लोगों को तुरंत टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो जितनी इम्यूनिटी आपको वैक्सीन से मिलनी है उतनी ही आपको 99% कोविड से भी मिल गई होगी। पर हाँ, ना तो वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, ना ऐसा है कि भाई आपको कोविड हो गया तो कभी फिर नहीं हो सकता। मेडिसिन में इस तरह की बातें हम नहीं कहते। फिर भी अगर आपको रिसेंटली कोविड हुआ है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि इमीडिएटली जाके आप नेक्स्ट डोज वैक्सीन की लगवा लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ा। दोपहर बाद इसके बिहार पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस से निदान के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के उत्पादन के वास्ते 5 और कंपनियों को लाइसेंस जारी किए। भारत में अब तक 20 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% से अधिक हुई। कल 2,83,000 रोगी ठीक हुए। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक कल नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार निजता के अधिकार को मान्यता और सम्मान देती है।
आयुष मंत्री किरेन रिजिजू आज आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कर रहे हैं और दुबई में चल रही एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से उसे पदक मिलना निश्चित। सरकार ने फिर कहा है कि वो निजता के अधिकार के महत्व को समझती है और उसका पूरा सम्मान करती है। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप के आम उपयोगकर्ता को नए नियमों को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए नियमों का उद्देश्य ये जानना है कि संदेश मूल रूप से किसने भेजा है, जिसके कारण नियमों में उल्लिखित अपराधों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ये अपराध भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, दुष्कर्म, बाल यौन शोषण आदि से संबंधित अपराधों से संबंधित हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि नए नियम केवल सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना और सवाल पूछने के अधिकार का स्वागत करती है। नए नियम सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को और सशक्त बनाएंगे। इससे पहले व्हाट्सएप ने नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि नए नियमों से निजता के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। उधर ट्विटर ने एक वक्तव्य में कहा है कि वो भारत के लोगों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसने कहा है कि महामारी के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए संवाद से लोगों को बहुत मदद मिली। ट्विटर भारत में लागू कानून का पालन उसी प्रकार करने का प्रयास करेगा जैसे कि वो दुनिया भर में करता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो कानून के शासन के तहत पारदर्शिता के सिद्धांतों, हर आवाज को सशक्त बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की रक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन जारी रखेगा। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि जनता के हितों की रक्षा करना निर्वाचित प्रतिनिधियों, उद्योग जगत और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी किए जाने और करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने सहित कई सुझाव आए थे। एंटीगा और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को भारत को सौंपा जाएगा। चौकसी को डोमिनिका में पकड़ा गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री ब्राउन ने कहा कि डोमिनिका चौकसी के प्रत्यर्पण पर राजी है और एंटीगा उसे वापस अपने यहां स्वीकार नहीं करेगा। Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Choksi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. बेंगलुरु के पास हेसर घट्टा में 263 हेक्टेयर भूमि पर बने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के रूप में काम कर रहा है। ये संस्थान सूचनाओं के प्रसार और प्रौद्योगिकी की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अनुसंधान संस्थान ने महामारी की चुनौतियों से निपटने में सूचनाओं और प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों को जानकारी देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित तंत्रज्ञान और प्रकाशित उपयुक्त किताबों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि तंत्रज्ञान जानकारी केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एमआर दिनेश जी ने आकाशवाणी को बताया है, कोरोना महामारी के दौरान फलों व सब्जियों के बेचने के लिए मोटर चालित गाड़ी एक विकसित किए हैं। इसको हमने राज्य सरकार को 15 वैन्स हमने बेच चुके हैं। इसके अलावा एक मोटर चालित तिपाहिया साइकिल भी हमने जो डेवलप किए हैं, उसको भी हमने रोड साइड वेजिटेबल और फल बेचने के लिए दे चुके हैं, वो हमारा शेड्यूल कास्ट प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा सीड विलेज कॉन्सेप्ट के माध्यम से बीज भी सभी किसानों का घर घर जा रहा है। रोग निरोधक उपजाऊ फल और सब्जी के प्रभेद विकसित करने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने और खर्चा कम करने के उपाय इंस्टीट्यूट द्वारा दिए जा रहे हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। दुबई में 15वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन अमित पंघल 52 किलोग्राम, विकास कृष्णन 69 किलोग्राम और वरिंदर सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
भारतीय मुक्केबाजों ने चैंपियनशिप में कुल 15 पदक पक्के कर 2019 में 13 पदकों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। अमित पंघल ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया के खारखू एनखमडाख को, जबकि विकास कृष्णन ने ईरान के मोस्लिम माकसूदी को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वरिंदर सिंह ने फिलिपिनो जेरे सैमुअल क्रूज को मात दी। सेमीफाइनल में अमित पंघल का मुकाबला कजाकिस्तान के साकेन बिबोसिनो से होगा। विकास कृष्णन सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के बोबो उस्मान बातुरोव से खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कोविड महामारी में भारत की सहायता करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की हाल में संपन्न बैठक के सकारात्मक नतीजों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ होने पर संतोष व्यक्त किया और कोविड काल के बाद भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और अब आज के संस्कृति संदेश में कोविड से लड़ने का संदेश दे रहे हैं प्रख्यात बांसुरी वादक चेतन जोशी। कोरोना के इस कठिन काल में कलाकारों का समय भी निश्चित रूप से बाकी लोगों की तरह ही बहुत बुरा बीता है। कार्यक्रम बंद हो गए हैं और जल्दी ही ये पुनः चालू होंगे ऐसे आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने सभी कलाकार मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति समय के चक्राकार गति में विश्वास रखती है। समय का एक चक्र होता है पहिए की तरह, जो आज ऊपर है वह कल नीचे होगा और जो आज नीचे है उसे निश्चित रूप से ऊपर जाना है। यही प्रकृति का संदेश भी है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल अपना मनोबल छोटा न करें। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी, यह विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपना रियाज बढ़ाते रहिए। यही इस समय की सार्थक उपयोगिता होगी। लद्दाख में दिव्यांग लोगों के एक समूह ने पर्यावरण संरक्षण में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। समाज में समावेशीकरण की हिमायत के साथ पीपल्स एक्शन ग्रुप फॉर इंक्लूजन एंड राइट्स नाम के दिव्यांगों के समूह ने कचरा प्रबंधन में दक्षता हासिल की है। आकाशवाणी लेह के 50वें वर्ष के अवसर पर हमारे संवाददाता की ओर से दिव्यांगों के बारे में जानकारी दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस साल हज यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या का निर्णय एक हफ्ते में हो जाने की संभावना है। सऊदी अरब की ओर से हज यात्रियों की संख्या सीमित करने की खबरों के बीच ये वक्तव्य आया है। हमारे संवाददाता ने जम्मू कश्मीर हज समिति के कार्यकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि हज यात्रियों की संख्या को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों को हज यात्रा की अनुमति दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 से बचाव का टीका लग चुका है। इस साल की हज यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के करीब 8,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। कोविड महामारी को देखते हुए हज समिति ने टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब ने इस साल हज यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है और 20 साल से कम तथा 60 साल से अधिक आयु के लोगों को इस वर्ष हज यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक और वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक मंत्री के लिए नामित किया है। श्री वेंकट रमन के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने कहा चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ा। दोपहर बाद इसके बिहार पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस से निदान के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के उत्पादन के वास्ते 5 और कंपनियों को लाइसेंस जारी किए। भारत में अब तक 20 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% से अधिक हुई। कल 2,83,000 रोगी ठीक हुए। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक कल नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सरकार निजता के अधिकार को मान्यता और सम्मान देती है। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू
आज आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कर रहे हैं और दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से उसे पदक मिलना निश्चित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।